नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो हम बना रहे हैं या इस वीडियो में जो हम समझेंगे टॉपिक वो है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब इस टॉपिक का महत्व क्या है? पहली बात, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएससी या यूपीपीएससी, उसके पेपर फोर्थ जो चौथा पेपर होता है एथिक्स का, नीतिशास्त्र का, उसमें ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन मेरी नज़र में ये इसको पेपर से बांधना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर आपको नहीं पास करवाता है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंट टॉपिक जो है ये आपको व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है या अपने अंदर बदलाव करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है या प्रोत्साहित करता है। तो वही पुराना हमारा तरीका होगा कि हमने पूरे टॉपिक को 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। पहला, इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है। दूसरा, इस इमोशनल इंटेलिजेंस के संदर्भ में 2 प्रमुख मॉडल आते हैं, जिसमें पहले मॉडल है सेलोवी और मेयर का मॉडल, हम वो पढ़ेंगे, और दूसरा मॉडल है डेनियल गोलमैन का मॉडल, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में मेनली हम ये मॉडल कवर करेंगे और डेनियल गोलमैन का मॉडल कवर करने के लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो छोटी रहे और पढ़ने में रुचिकर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली स्लाइड लेते हैं। अब जो पहला मामला आता है वो ये है कि आखिर ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं यह होती क्या है। तो सबसे अच्छा आसान अगर मैं परिभाषा या डिफिनीशन बताने का प्रयास करूं तो सबसे आसान परिभाषा ये होती है कि इमोशंस को समझना और उनको संभालना, मतलब अपने और दूसरों के जो भी इमोशंस या भावनाएं हैं उनको समझना और उसके बाद उसको संभालना, ताकि इमोशनल होकर कोई ऐसा काम ना हो सके जो हमें नुकसान पहुंचाए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब कि अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और उसको संभालना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देने का प्रयास करता हूँ। मान के चलिए कि रोड पर 2 बाइक वाले जा रहे हैं और उनकी एकदम सीधी टक्कर हो जाती है, ठीक है, और दोनों इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं गुस्से में एक दूसरे के प्रति, और रोड पर ही लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। अब इस लड़ाई में आप देखोगे कि मान के चलते हैं कि एक बाइक वाले ने दूसरे बाइक वाले के सिर पर रॉड से हमला कर दिया, तो दूसरा बाइक वाला मर गया। तो क्या हुआ, कुछ क्षण के लिए ये जो एक बाइक वाला था वो इमोशनल हो गया, ठीक है, और इस इमोशनल होने के कारण उसने क्या किया, अब हत्या कर दी, और हत्या का परिणाम क्या होगा, उसको जेल होगी, सजा होगी। अब यहाँ पर ये समझिए, कुछ क्षण की भावुकता या कुछ क्षण का इमोशनल होने का नुकसान आपने देखा कि एक व्यक्ति जो अच्छे से बाइक से जा रहा था एक छोटी से टक्कर के कारण भावुक हो गया या इमोशनल हो गया और ये कारनामा कर बैठा, जिसके कारण उसको भविष्य में काफ़ी भुगतान करना पड़ा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इमोशनल होकर कोई काम करें उसके पश्चात आप थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि यार अगर उस टाइम मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता तो मैं आज ये दिन नहीं देख रहा होता, या मैं जेल में नहीं होता, या मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज न लगा होता। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, हम अभी डीप डिफिनीशन भी समझेंगे, लेकिन सबसे सरल परिभाषा यही है कि अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को समझना और उसको संभालना, अपने भी इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को समझकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना, क्या कहलाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो चलिए अब थोड़ा सा अच्छी सी डिफिनीशन देख लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो सबसे पहला इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ इमोशंस को समझना पड़ेगा, चाहे वो अपने इमोशंस हो। जैसे एग्जांपल कि मान के चलते हैं कि कोई लड़का या लड़की है और वो लड़का है तो लड़की से, और यदि लड़की है तो लड़के से, दोस्त हैं दोनों एक दूसरे के, लेकिन वो रिश्ता दोस्ती से कहीं ज़्यादा है और लड़का अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है और ख़ुद ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये दोस्ती है या प्यार है, और उसका मन बार बार या उसका दिल ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो उस लड़की से प्रेम कर बैठा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो अपने इमोशंस को दबा रहा है या इमोशंस को समझ पाने में असमर्थ है, पहली चीज़। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है, इमोशंस को समझना। अब यहाँ पर केवल अपने इमोशंस की बात नहीं की गई है, दूसरों के इमोशंस को भी समझना। जैसे कि आप देखते हो कि कोई हंस रहा है तो आपको लगता है वो बहुत खुश है, लेकिन हो सकता है कि
कि वो हंस जरूर रहा हो लेकिन उसमें इतनी खुशी ना हो, या वो अपने गम के छुपाने के लिए हंस रहा हो। तो सबसे पहली जो, अगर हम डेफिनेशन एक बड़ी सी बनाने का, छोटी सी अच्छी सी डेफिनेशन बनाने का प्रयास करें, तो सबसे पहली बात है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना। ठीक है, उसके पश्चात जो वो दोनों इमोशंस हैं, या मैं कहूँ कि जो इमोशंस आपने समझे हैं उसमें अंतर करना। जैसे अगर मैं किसी एक व्यक्ति की बात करूं तो उसको ये अंतर करना पड़ेगा कि वो सैड है या डिप्रेशन में है। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि आप दुखी हैं या आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो इमोशंस में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उस अंतर को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ना। उस अंतर को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ना मतलब आपने जो भी अंतर किया है इमोशंस के बीच, उसको फिर आप अपनी थॉट प्रोसेस से जोड़ेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कारण क्या है, और उसके बाद व्यवहार करना। मतलब उसके बाद आप कुछ बिहेवियर या व्यवहार दिखाएंगे या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इमोशंस को समझना, फिर उसमें अंतर करना कि इमोशंस कौन से हैं, मतलब इमोशंस की जो मुख्य जड़ है वो क्या है, आप दुखी हो या डिप्रेशन में हो या कोई और इमोशंस हैं उनको समझना। इसी संदर्भ में दूसरों के इमोशंस को समझने की बात भी आती है, उनमें अंतर करने की बात भी आती है। उसके पश्चात जो इमोशन आपने समझा है, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और वो बहुत आपका दोस्त है और आपके ऊपर क्रोधित है। आपने इमोशंस को समझ लिया, ठीक है, और इमोशंस को आप क्रोध में या आप खुशी में उसकी अंतर कर गए। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि वो क्या है, खुश नहीं है, भले वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, वो आपसे नाराज़ है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मान के चलता हूँ कि आपका कोई दोस्त है, आपको पता चल गया है कि वो आपसे खुश नहीं है, नाराज़ है, हालांकि वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको ये पता चल गया कि वो नाराज़ है, बस अपनी नाराज़गी बयां नहीं कर पा रहा है। अब आप इस नाराज़गी को अपनी चिंतन प्रक्रिया से जोड़ेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं मेरी तरफ से कुछ ऐसा काम तो नहीं हुआ है जिसके कारण उस व्यक्ति की गरिमा का हनन हुआ है, या उस व्यक्ति को कुछ नुकसान हुआ है, या भावनात्मक रूप से वो आहत हुआ है। और अगर आप उसको चिंतन प्रक्रिया से जोड़ लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि मेरे किस काम से वो व्यक्ति नाराज़ है, तो आप उस व्यवहार करेंगे और उसको नाराज़गी को ख़त्म करेंगे। आप उससे क्या करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे कि भाई अगर आप मेरे उस काम से नाराज़ हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो ये पूरा क्या हो गई, एक डिफिनीशन हो गई कि इमोशंस को समझना, फिर इमोशंस में अंतर करना माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर, फिर चिंतन प्रक्रिया से जोड़ना और उसके आधार पर व्यवहार करना। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस के उदाहरण दिए गए हैं, या कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें व्यक्ति अपने इमोशंस में बह जाता है या इमोशनल होकर कुछ ऐसे काम कर देता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो भावनात्मक रूप से अपनी बुद्धिमत्ता का या बुद्धिमानी का परिचय नहीं दे रहा है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले वही जो मैंने पीछे बताया, दोस्ती और प्रेम। दोस्ती और प्रेम में अंतर कर पाना बहुत ही कठिन काम है। इसमें अंतर कर पाना इसलिए कठिन है क्योंकि आपको भावनात्मक तौर पे आप खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते हो कि आपकी किसी के प्रति या दोस्ती है, या दोस्ती से बढ़कर मामला कहाँ तक पहुँच चुका है, प्रेम तक पहुँच चुका है, और आप परेशान रह रहे हो। ठीक है कि अगर आपने उसको नहीं देखा या उससे नहीं बात की तो आप दुखी हो, लेकिन आप अंतर नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल, धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य। जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिकता की बातें करने लगता है और उसको व्यक्तिगत आधार पर वो इस इमोशंस को पहचान भी नहीं पाता है कि वो धार्मिकता की परिधि से बाहर निकल चुका है और सांप्रदायिकता के क्षेत्र में पहुंच चुका है। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, क्योंकि धार्मिकता और सांप्रदायिकता जैसे दोस्ती और प्यार में अंतर कर पाना कठिन है, बहुत पतली लाइन होती है, एकदम सूक्ष्म रेखा होती है, ठीक उसी प्रकार से धार्मिकता और सांप्रदायिकता के मध्य भी बहुत ही थिन लाइन होती है, उसमें अंतर कर पाना कठिन है। इसी तरह अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे हम पढ़ते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज से ये वर्ड निकला तो ठीक है कि उन्होंने एक वर्ड दे दिया, लेकिन हमारे साहित्य में जो हमारा समृद्ध साहित्य है उसमें हम देखते हैं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमको इमोशनली इंटेलिजेंट या भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाने के प्रयास किए गए हैं। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, पहली चीज़
पंचतंत्र। पंचतंत्र में आपने बचपन में कहानी जरूर सुनी होगी। कहानी थी सांप और नेवला की। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे और उसके साथ उनका एक बच्चा रहता था। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की पत्नी के एक दूसरा बच्चा होता है और बच्चा छोटा रहता है। उसी दौरान ब्राह्मण और उनकी पत्नी को एक छोटे से नेवले का बच्चा मिल जाता है और वो बहुत ही कमज़ोर अवस्था में होता है। तो वो लोग भावुक हो जाते हैं और उस बच्चे को उठाकर अपने घर में ले आते हैं। होता क्या है समय के साथ कि उस बच्चे का नेवले से और नेवले का बच्चे से लगाव बढ़ जाता है और दोनों छोटे रहते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि ब्राह्मण की पत्नी को, ब्राह्मण अपने काम पर गया होता है और पत्नी को पानी भरने बाहर जाना पड़ता है। अब जब वो पानी भरने बाहर जाती है तो बच्चे के साथ नेवले को छोड़ कर जाती है। जब वो वापस आती है तो दरवाजे पर वो देखती है कि नेवले के मुंह में रक्त लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है। तो वो इमोशनल हो जाती है। उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे को इस नेवले के साथ छोड़ कर गई थी, इसका मतलब ये हुआ कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला, उसने इसके आगे कुछ नहीं किया। वो भावुक हो गई, इमोशनल हो गई और उसके बाद उसने क्या किया, डंडे उठाकर, एक लकड़ी का डंडा उठाकर उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। अब कुछ क्षण की भावुकता उसको भारी नुकसान दे गई। जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा लेटा हुआ है और हंस रहा है, लेकिन बच्चे के बगल में बहुत सारा रक्त फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सांप मरा पड़ा हुआ है। तो बात क्या समझ में आई कि दरअसल वो सांप उस बच्चे को डसने आया था और नेवले ने उस सांप को मार डाला। तो जो ब्लड था वो सांप का था जो नेवले के लगा था, लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो कुछ क्षण के लिए भावुक हो गई और उस भावुकता में उसने क्या किया, नेवले की हत्या कर डाली। उस नेवले की हत्या कर डाली जिसने उसके बच्चे को बचाया था। उसके बाद वो पश्चाताप की अग्नि में झुलसने लगी। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे ग्रंथों में मिलता है पंचतंत्र में, जिसकी रचना विष्णुगुप्ता जी ने की है। तो अभी विष्णु शर्मा जी ने की है पंचतंत्र की। तो उसी के हमको एक कहानी मिलती है जो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए या भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और कहानी पंचतंत्र में ही हमें मिलती है, द फुलिश सेज एंड स्विंडलर या मूर्ख साधु और ठग। अब ये कहानी क्या थी कि एक गांव के पास एक मंदिर होता है और पंचतंत्र की कहानी है, विष्णु शर्मा जी ने ही लिखी है पंचतंत्र, उसी में से एक कहानी ये भी है। पंचतंत्र में एक कहानी है कि एक गांव था और गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। अब साधु क्या था कि बहुत ही चालाक प्रकृति का था। तो जो भी उसको दान दक्षिणा मिलता था वो अपनी पोटली में रखकर और बहुत सुरक्षित ढंग से अपने पास रखता था। तो बहुत लोगों की नज़र उस पोटली पर थी। उसी समय गांव में एक ठग रहता था और ठग को लगा कि अगर किसी तरह मैं साधु की पोटली पा जाऊं तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि साधु ने बहुत समय से धन को एकत्रित करके उस पोटली में रखा था। तो वो ठग गया साधु के पास और साधु से बहुत उसने प्रार्थना की कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, अपना चेला बना लीजिए। तो अंततः पिघल कर साधु ने उसको अपना चेला बना लिया। और चेला बनाने के बाद साधु ने क्या किया, जब धीरे धीरे साधु का भरोसा उसके ऊपर बढ़ गया तो एक दिन वो साधु और वो ठग जो उसका शिष्य बन चुका था वो जा रहे थे। तो अचानक उनको नहाने जा रहे थे तो तालाब मिला, तो साधु नहाने लगा। अब नहाने में क्या हुआ कि साधु पोटली को छुपाकर अपने कपड़ों में अपने शिष्य को दे गया, उसी ठग को दे गया और नहाने चला गया। जैसे ही साधु ने उस जल में डुबकी लगाई और वापस आके देखा तो जो ठग था क्या था, वो साधु के धन वाली पोटली लेकर भाग गया। अब यहाँ से हमको पंचतंत्र से क्या सीख मिल रही है कि किसी व्यक्ति के कहने पर या किसी व्यक्ति के विनती करने पर आप कुछ क्षण के लिए भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो आपको क्या भुगतान करना पड़ता है, उसका भारी भुगतान करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम देखें, एक हमें कठोपनिषद में कहानी मिलती है कौवा और लोमड़ी की। अब कठोपनिषद क्या है? सबसे पहले उपनिषद क्या है? उपनिषद उन्हें कहते हैं, हमारे वेदांत का या वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद, और इसको वेदांत भी बोलते हैं। होता क्या है, गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वही शिक्षा क्या कहलाती है, उपनिषद कहलाती है। और जो ये उपनिषद होते हैं ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। और इसमें मूलतः आत्मा और ब्रह्म की बातें की गई हैं। और उसी उपनिषदों में से एक उपनिषद है कठोपनिषद, और इसी कठोपनिषद में एक कहानी मिलती है कौवा और लोमड़ी की।
तो ये भी हमको प्रेरित करती है और दिखाती है कि हमारे साहित्य में, हमारे प्राचीन साहित्य में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी जो इमोशनल रूप से हमको इंटेलिजेंट होने के लिए या भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए प्रेरित करती थी। जैसे अगर हम इस कहानी की बात करें, कहानी क्या थी, आप सब ने छोटे क्लासों में पढ़ी होगी, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये कठोपनिषद में दी गई हैं। कहानी क्या थी, एक कौवा एक रोटी का टुकड़ा लेकर आता है और पेड़ की डाल पर बैठता है। तभी अचानक वहाँ पर एक लोमड़ी आ जाती है और लोमड़ी जब देखती है कि कौवे के चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अब वो सोचती है कि क्या ऐसा किया जाए कि वो जो पेड़ की डाल पर कौवा बैठा है उस रोटी के टुकड़े को छोड़ दे। तो लोमड़ी क्या करेगी, लोमड़ी अपना दिमाग लगाती है और कौवे से कहती है कि यार तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। तो कौवा सोचता है कि पता नहीं क्यों कह रही है। उसका लोमड़ी मतलब उसकी आवाज़ की इतनी तारीफ़ कर देती है कि यार बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए पूरे जंगल के जानवर परेशान है, एक बार मुझे भी सुना दो। कौवा तब भी नहीं सुनाता है। लोमड़ी लगातार उसकी तारीफ़ करती है और तारीफ़ कर करके क्या करेगी, उसको भावुक कर देगी। कौवा इमोशनल हो जाएगा और इमोशनल होकर क्या करेगा, कौवा सोचेगा चलो एक गाना सुना देते हैं, और कौवा जैसे ही मुँह खोलता है रोटी गिर जाती है और लोमड़ी पकड़ लेती है। अब इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, कठोप उपनिषद से, ये भी हमको तीनों चीज़ें क्या सीख दे रही हैं, जो हमारे ग्रंथों की बातें हैं हमको इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि भले इस शब्द का इजाद पश्चिमी देशों ने किया हो, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने की बात, या इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड है इसको पश्चिमी देशों ने दिया हो, लेकिन हमारे साहित्य में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, या हम कहें कि हमारे वैदिक साहित्य में बहुत सारे ऐसे कहानियाँ थे जो हमें इमोशनली बुद्धिमान होने के लिए प्रेरित करती थी। यद्यपि हमने अपने साहित्य को या अपनी विधाओं को बहुत ज़्यादा संजो कर नहीं रखा, या उनका अपने जीवन को व्यवहारिक बनाने में प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया। तो उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से आपको समझ बन गई होगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या। चलिए अब लेते हैं हम जो मॉडल हमको दो पढ़ने थे। पहला मॉडल हमको पढ़ना था सेलोवी एंड मेयर्स मॉडल और दूसरा हमको पढ़ना था गोलमैन मॉडल। तो आज जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे कि सेलोवी और मेयर का मॉडल क्या था। सेलोवी और मेयर ने जो इमोशनल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन दी, उन्होंने कहा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस एक योग्यता है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति इमोशंस को समझता है, उसमें अंतर करता है, उसको अपनी थॉट प्रोसेस से जोड़ता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए किसी व्यक्ति में 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, परसीविंग इमोशंस, दूसरी, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट प्रोसेस, तीसरी, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, और चौथी, मैनेजिंग इमोशंस। हिंदी में मतलब परसीविंग इमोशंस मतलब भावनाओं को प्रत्यक्ष करना या प्राप्त करना, दूसरी वो जो भावनाएं प्राप्त की हो उसको अपनी चिंतन प्रक्रिया से जोड़ना, तीसरी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस भावनाओं को समझना, और मैनेजिंग इमोशंस अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना। तो सेलोवी का मॉडल क्या था, सेलोवी ने मुख्यतः बताया कि जो इमोशनली इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा उसमें ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं ये 4 योग्यताएं क्या हैं। अगर हम पहली योग्यता की बात करें, परसीविंग इमोशंस या भावनाओं को प्रत्यक्ष करना, तो इसमें क्या है कि इसमें जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति होता, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी इंद्रियों, सेंसस को प्रयोग करके कुछ ज्ञान प्राप्त करे या कुछ समझे। और वो क्या समझेगा, इमोशंस को समझेगा। किसके इमोशंस को समझेगा, अपने और दूसरों के। मतलब ये जो परसीविंग इमोशन या भावनाओं को प्रत्यक्ष करना है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है, पहली बात तो वो अपने इमोशंस को समझे और दूसरों के इमोशंस को समझे। किस प्रकार, जैसे कभी आप खुद अब सोचते होंगे कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको वास्तविक रूप में उस परेशानी का कारण नहीं पता चलता है, तो इसका मतलब आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी नहीं कर रहे हैं, या आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं हैं। तो परेशान, परंतु पता ही नहीं है क्यों परेशान है। तो ये क्या हो रहा है कि आपको अपनी परेशानी का कारण नहीं पता। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, भावनात्मक रूप से जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी जो भी इमोशंस हो उनको समझे कि आखिर जो मुझे समस्या है उसका कारण क्या है, या परेशान है तो क्यों परेशान है। अब दूसरों के संदर्भ में
दूसरों के भावनाओं को अपनी इंद्रियों के प्रयोग से देखकर, सुनकर, सूंघकर, समझकर क्या करना है हमको? दूसरों के इमोशंस को समझना है। कैसे? जैसे ऐसे तो इमोशंस को समझना आसान होता है, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति जब अपनी भावनाओं को या इमोशंस को छिपाने लगता है तब वहाँ पर कठिनाई होती है। कैसे? मान लिया कोई व्यक्ति हंस रहा है लेकिन वो खुश नहीं है, वो आपको दिखाने के लिए हंस रहा है, तो आपके सामने ये समस्या हो जाएगी कि आखिर आप कैसे समझें कि वो खुश नहीं है या उसको कोई गम है, बस वो आपको दिखाने के लिए हंस रहा है। तो परसीविंग इमोशंस के अंतर्गत व्यक्ति से जो पहली योग्यता बताई गई है वो योग्यता बताई गई है कि वो इन क्या करें, इमोशंस को समझ सके कि अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो आखिर वो गम में है और उसका गम क्या है। दूसरी बात, खिलौने की जिद में बच्चे का रोना। इसका मतलब कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे खिलौने की जिद करते हैं और रोने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आंसू हैं वो सच के आंसू हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चे के आंसू हैं वो दिखावटी हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परसीविंग इमोशन। तो सेलोवी और मेयर मॉडल में जो पहली बात की गई है भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए, कि आपको परसीविंग इमोशंस या भावनाओं को प्रत्यक्ष करना आना चाहिए। दूसरी चीज़, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट प्रोसेस, भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ है। अब आपको समझ में आ गया कि वो आपसे नाराज़ है या क्रोधित है, और आप क्या करते हैं? भावनात्मक होकर प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। जैसे आप उससे लड़ जाते हैं या मार बैठते हैं। तो क्या होगा? अगर आप भावनात्मक रूप से उत्तेजित होंगे और रिएक्शन दे देंगे, प्रतिक्रिया कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपके संबंध खराब हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है? इसमें बताया गया है कि अगर आपका फ्रेंड नाराज़ है या क्रोधित है तो सबसे पहले आपको उस क्रोध का कारण समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात उस कारण को समझकर उसको अपनी चिंतन प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कि कॉज आप समझेंगे कारण क्या है, और फिर कारण पहले समझने का प्रयास करेंगे, उसके अनुसार अपने व्यवहार को करेंगे, अपना व्यवहार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस नाराज़गी को समाप्त किया जाए। तो लिखा भी हुआ है, ईआई व्यक्ति भावनाओं संबंधी जानकारी का प्रयोग चिंतन प्रक्रिया से जोड़ने में करेगा। यानी जो भी जानकारी भावनाओं की हमको मिल रही है दोस्त की, उसको चिंतन प्रक्रिया से जोड़ेंगे और देखेंगे कि वो क्यों नाराज़ है, और अगर हमको कोई उचित कारण मिल जाता है तो हम अपने आप को उसकी जगह रखकर देखेंगे, और अगर हमको भी बुरी लग रही है वो घटना तो हम अपने दोस्त से माफ़ी मांग लेंगे कि भाई अनजाने में ये भूल हुई है, आगे से कोशिश करेंगे ऐसा नहीं होगा। तो ये हमको क्या हो गया कि जो भी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, फ्रेंड की भावनाएं तो हम समझ गए कि वो क्रोधित है या नाराज़ है, तो हम इमोशनली रिएक्शन नहीं करेंगे कि हम लड़ जाएं या मार बैठे उसको। हम इस जानकारी का उपयोग करके अपने चिंतन प्रक्रिया से इस जानकारी को जोड़ेंगे कि वो क्रोधित है तो क्यों क्रोधित है। चलिए आगे स्लाइड लेते हैं। सेलोवी और मेयर मॉडल में जो तीसरी बात कही गई है वो कही गई है अंडरस्टैंडिंग इमोशन या भावनाओं को समझना। अब यहाँ पर क्या बात है कि इमोशंस को माइक्रो लेवल पर समझना, माइक्रो लेवल एकदम छोटे स्तर पर भावनाओं को समझना। कैसे? जैसे आपको दो व्यक्ति डांट रहे हैं। मान लिया आप अपने घर में रात को देर से आते हो तो आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं, तो उनके डांट में जो कॉम्बिनेशन होगा तो शायद क्रोध का हो प्लस चिंता का हो, और एक दूसरा कोई व्यक्ति है आपके घर में, वो भी आपको डांट रहा है, तो हो सकता है उसकी डांट में कॉम्बिनेशन क्रोध प्लस जलन का हो। जलन किस टाइप की? मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसमें भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप घर पर लेट आए, तो एक बार आपके माँ बाप ने आपको डांटा, तो माँ बाप डांटेंगे तो उनको क्रोध भी आएगा कि आप लेट आए हो। दूसरी चीज़, क्रोध आएगा लेकिन चिंता भी रहेगी कि इतनी देर से आता है, कुछ हो गया या कोई समस्या हो गई। दूसरी साइड मान के चलते हैं कि आपकी बहन आपको डांट रही है, बड़ी बहन, लेकिन हो सकता है कि बहन की डांट में क्रोध प्लस जलन हो। जलन किस बात की? कि मुझे इतनी रात तक घूमने को नहीं मिलता है, या इतनी रात तक मैं घर से बाहर नहीं रह पाती हूँ। दूसरी चीज़ कि भावनाओं को माइक्रो लेवल तक समझना, ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसी तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मान के चलते हैं कि आप अपने कॉलेज में 3rd पोजीशन ले आए या 3रा नंबर आपका आया कॉलेज में, तो आपका मित्र फिर भी आपको डांट रहा है। मित्र कह रहा है कि यार थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस कर देते तो फर्स्ट आ जाते, पता नहीं क्या कर रहे थे, मैंने मना किया था एग्ज़ाम टाइम पे मत घूमो, लेकिन तुम घूम रहे थे यार। तो मित्र हो सकता है आपको डांट रहा हो।
दूसरा आपका कोई शत्रु हो और वो आए, वो हंसते हुए आपको बधाई दे और बहुत ही मतलब गर्मजोशी के साथ आपसे मिले कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया, क्या परफॉर्मेंस किया, पूरा स्कूल आपका नाम जान गया है। तो यहाँ पर हमको जो इमोशंस हैं फ्रेंड के और अपने मित्र के, सॉरी फ्रेंड के और शत्रु के, इसमें सूक्ष्म अंतर, छोटे स्तर पर अंतर करना पड़ेगा कि ये जो मित्र डांट रहा है इसको क्या है, इसको हमारी परवाह है। और ये क्यों डांट रहा है? क्योंकि ये देख रहा है कि मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं इससे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हो कि यद्यपि शत्रु आपको बधाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर चिंता की जगह क्या है? जलन है, ईर्ष्या है। तो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस में, भावनाओं को समझने में यह है कि हमको किसी व्यक्ति की भावनाओं को सूक्ष्म स्तर पर समझना पड़ेगा, तभी हम इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे या भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होंगे। अब लास्ट स्लाइड लेते हैं। अब जो सेलोवी और मेयर्स मॉडल्स में लास्ट दिया गया है कि मैनेजिंग इमोशंस या भावनाओं को प्रबंधन करना, और ये सबसे कठिन काम है। लेकिन आप व्यवहारिक जीवन में देखेंगे कि जो भी दुनिया के सबसे सफलतम लोग हैं उसमें ये पक्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप मोदी जी का ले लीजिए, MS धोनी का ले लीजिए, या जितने भी सफलतम लोग हुए हैं, या बराक ओबामा का ले लीजिए, या फिर आप अब्राहम लिंकन का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, तो आप देखोगे कि उनमें ये जो गुण है जो सबसे जटिल है, जितने मैंने बताया उसमें सबसे कठिन काम इसी को है कि अपने इमोशंस को मैनेज करना। अब इसमें क्या है, इस टॉपिक के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष क्या कहता है? मैनेज बिफोर एक्सप्रेसिंग इमोशंस, भावनाओं को अभिव्यक्त करने से पहले ही प्रबंधित करना। मतलब आप इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले ही प्रबंधित कर ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि जो मैं भावनाएं व्यक्त करने जा रहा हूँ, ना तो उनका स्वभाव ठीक है, नेचर ठीक है, और ना ही उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मित्र पर क्रोध आना। मान लेते हैं कि आपके मित्र से अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाती है, जानबूझकर वो कोई ऐसी गलती कर देता है जिससे आपको उस पर बहुत क्रोध आ जाता है, लेकिन आप इमोशनल हो जाते हो और कुछ आपके अंदर उग्रता आ जाती है। इमोशनल होकर आपको मन होता है मैं कुछ कर दूं। लेकिन जब आप उसके समग्र व्यक्तित्व पर नज़र डालते हो तो आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति का बचपन से इसने मुझे बहुत सहयोग किया है, तो मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे संबंध खराब हो गए तो ये सही नहीं होगा कि बचपन की दोस्ती मैंने एक क्षण में भावुकता के कारण तोड़ दी। अब क्या होगा? तो आप क्या करोगे? भावनाओं को एक्सप्रेस करने से पहले ही, अभिव्यक्त करने से पहले ही प्रबंधित कर लोगे, मैनेज कर लोगे, और आप वहाँ से हटोगे। अब हटने के तरीके क्या हैं या इससे बचने के तरीके क्या हैं? या तो आप क्या करो, टॉपिक चेंज कर दो, जिस बात पे डिबेट हो रही है उसको चेंज कर दो। दूसरी चीज़, आप वहाँ से क्या करो, चले जाओ, किसी भी कारणवश कुछ बहाना मार दो कि मम्मी बुला रही हैं, पापा बुला रहे हैं, या मेरा फ़ोन आ गया है, आप वहाँ से निकल जाओ। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो कहता है मैनेज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। अभी इसको समझिए। आपको लग रहा है कि भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रबंधित करना मतलब आपको लग रहा है कि भावनाएं ठीक हैं, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी या तीव्रता है वो शायद उचित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि माता पिता के साथ मतभेद। कभी कभी किसी व्यक्ति का अपने माता पिता के साथ जनरेशन गैप होने के कारण क्या होता है, मतभेद रहता ही है। तो अब उसको ये पता है कि शायद मैं अगर माता पिता से बात करूंगा और ये व्यक्ति अगर माता पिता से किसी मुद्दे पर बात करने जाता है तो उम्मीद है कि शायद बात के दौरान या जो चर्चा या डिबेट हो रहे है उसके दौरान यह व्यक्ति इमोशनल हो जाए और अपना आपा खोल दे और कोई ऐसी बात बोल दे जो माता पिता के स्वाभिमान पर जिससे ठेस लगे या उनको अच्छी ना लगे। तो इस व्यक्ति को क्या करना होगा कि जो अपनी अभिव्यक्ति है या अब क्या है यहाँ पर एक्सप्रेशन है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा, और वो सोच के जाए कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करूँगा, ठीक है ना। और अगर उसको लग रहा है कि अगर मैं गया तो मेरी आवाज़ मेरे कंट्रोल में नहीं रह जाएगी, मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा जो उचित नहीं होगा, तो यहाँ पर भी उसके पास ऑप्शन है कि वो परिवार के किसी सदस्य को अपना मध्यस्थ बना ले। अगर वो भी नहीं संभव है तो वो तीसरा विकल्प चुन सकता है कि वो एक पत्र में अपनी समस्याएं लिखकर उनको यहाँ पर प्रेषित कर दे, ताकि वो मतभेद ना बढ़े या जो एक्सप्रेशन है इमोशंस का उसको प्रबंधित करके निकाला जाए या एक्सप्रेस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लिया
किसी लड़की को कोई लड़का प्रपोज करता है या प्रेम प्रस्ताव रखता है, अब लड़की क्या कहती है? अगर लड़की ये कहते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तो क्या होगा? उसके स्वाभिमान पर, आत्मसम्मान पर ठेस लगेगी, जो उचित नहीं है। तो बेहतर विकल्प क्या है कि लड़की को भले बड़े गुस्सा आया हो, जैसे ही लड़के ने उसको प्रपोज किया हो, लड़की ने सोचा कभी ना हो कि ये लड़का मुझे प्रपोज करेगा, तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि ये बोलने से बचे कि तुम मेरे लायक नहीं हो। यहाँ पर वो आराम से ये कह सकती है कि मैं पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, या वो ये कह सकती है कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ 3 वर्ष 4 वर्ष पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? उसको नियंत्रित किया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है। तो ये उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज जो हमने कवर किया, वो हमने कवर क्या किया? एक मिनट। हमने आज कवर किया है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक प्रज्ञा इसको बोलते हैं। और इसमें हमने देखा कि सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, और हमने ये मॉडल सेलोवी एंड मेयर्स मॉडल कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डेनियल गोलमैन साहब का मॉडल देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये हम कब कवर करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी ये वीडियो भी आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये 2 टॉपिक्स, पहली बात की भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, दूसरा सेलोवी और मेयर का मॉडल क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के संदर्भ में, ये हमने समझा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूँगा, और उम्मीद ये भी है मुझे कि आप समझ भी पाए होंगे। शायद मेरे समझाने से ज़्यादा यहाँ पर क्या बात मायने रखती है कि आप अच्छे ढंग से उसको समझें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और डेनियल गोलमैन मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।